हेलो गाइस, मैं दोबारा आ गया हूँ अपने चैनल पर एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा जो मेरी पर्सनली फॉलोड है, जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2026 के लिए टारगेट करेगी। ठीक है। और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सीपीओ, इन सब के लिए स्ट्रैटेजी कारगर रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो, आप इन एग्जाम्स में मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग की वैरिड प्रोपोर्शंस में आती है। ठीक है। बेसिकली ये जो चार पिलर्स हैं, चार कॉर्नर स्टोन्स हैं, ये वनडे एग्जाम्स के कॉर्नर स्टोन्स हैं वैरिड प्रोपोर्शंस में। जैसे आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। आते तो घुमा फिरा के यही चार सब्जेक्ट्स हैं, किसी में इंग्लिश कम, किसी में मैथ ज्यादा, किसी में रीजनिंग कम, किसी में जीके ज्यादा, किसी में जीके नहीं आती प्रीलिम्स स्टेज पे, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए। तो आने तो ये चार सब्जेक्ट ही हैं घूम फिर के, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, वैरिड प्रोपोर्शंस में। तो ये आप और एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ सेंट्रिक भी है। सीपीओ के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट क्योंकि उसमें इन्होंने वो इंट्रोड्यूस करी है, सेक्शनल टाइमिंग थोड़ा बैंकिंग की तरफ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिले 2026 में, क्योंकि ये चेंजेस कभी भी ला सकते हैं। पर कुछ बातें जो चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में कही थी, चेयरमैन ने कहा था कि अब से जो भी एग्जाम्स होंगे वो एक सीरियल नंबर वाइज होंगे, जिसमें सीजीएल का जो एग्जाम होगा वो नंबर 1 पे होगा। ठीक है। सीजीएल का जो एग्जाम होगा, चेयरमैन ने कहा था कि ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा साल में। ठीक है। तो अगर इस बयान को उनके मद्देनजर रखते हुए देखें, तो सीजीएल का एग्जाम फर्स्ट प्रीलिम्स, तो सीजीएल का प्रीलिम्स फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में हो सकता है। मेरे हिसाब से जो टेंटेटिव मंथ्स रहेंगे सीजीएल प्री के, वो रहेंगे मई टू जून, मई या जून। ठीक है। मई जून 2026 से आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं अप्रैल एंड तक। मई में आपको मई फर्स्ट सेकेंड वीक तक, सॉरी, अप्रैल मिड तक आपके फॉर्म्स भरे जा सकते हैं। फिर आपको थोड़े टाइम विंडो करेक्शन के लिए दे देंगे शायद इस बार, और फिर मई और जून में आपका एग्जाम होगा। उससे पहले आपका वो भी खोलेंगे, ये विंडो ओटीआर रजिस्ट्रेशन की। वो टाइम टू टाइम ये खोलते रहते हैं रजिस्ट्रेशन, और अगर कुछ ठीक करना हो ओटीआर में तो उसके लिए भी विंडो खोलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप वेबसाइट पे विजिट करते रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है। तो मई जून में आपका सीजीएल का प्री होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये एग्जॉस्टिव रहने वाली है, मतलब इसके बाद आपको किसी और स्ट्रैटेजी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मोस्ट इफेक्टिव रहने वाली है, मोस्ट इफेक्टिव। मैंने जितने भी आज तक प्री दिए हैं वो मेरे सारे क्लियर हुए हैं। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी है, तो आप भी इसे इस्तेमाल करें। ठीक है। और मैं आपको ये मतलब आप मेरी ये वॉइस क्लिप कट भी कर सकते हैं, क्लिप ये कट भी कर सकते हैं, कि अगर किसी ने ये स्ट्रैटेजी अपने आप से ईमानदारी रख के, अपने पेन, अपने कॉपी, अपने रजिस्टर से ईमानदारी रखते हुए फॉलो कर ली, तो उसका प्रीलिम्स श्योर शॉट क्लियर होगा। श्योर शॉट, चाहे पेपर कैसा आ जाए, चाहे कट ऑफ कितनी चली जाए, श्योर शॉट क्लियर होगा अगर उसने मेरी ये स्ट्रैटेजी उतार ली अपने अंदर, और अपने से ईमानदारी रख के इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है। आप कमेंट करके डेट मेंशन कर दो कि सर हम इस टाइम से आपका स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। और वापस जब प्री का रिजल्ट आएगा तो वापस मेरे इस पे आना और लिखना कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 to 7 मंथ की स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके हाथ में अभी मोटे मोटे 7 महीने हैं। ठीक है। 7 7 मंथ्स हैं। तो इसको, इन 7 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, और क्या क्या चीजें करनी है, ये सब कुछ इस स्ट्रेटजी में जानेंगे। पहले थोड़ा पैटर्न को जान लेते हैं। तो देखो, ये होता है सीजीएल का पैटर्न, और सीएचएसएल का भी। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ये चार पिलर्स हैं सीजीएल सीएचएसएल के, प्री में भी, मेंस में भी। ठीक है। जो आपके पेपर में आएंगे, हर सेक्शन से आपको 25 25 25 25 क्वेश्चंस करने होंगे, एबीसीडी सेक्शंस होंगे। ठीक है। सब में 25 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन काउंट होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है।
हर हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो मार्क्स जो होंगे हर सेक्शन के वो 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन मतलब 100, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, दैट मीन्स -0.5 की नेगेटिव मार्किंग, -0.5 फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स। इस पेपर में अनलाइक बैंकिंग एग्जाम्स आंसर की आती है, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है या गलत है, और चैलेंज भी कर सकते हैं। सर तो फीस भी कम कर दी है, 50 रुपए पर क्वेश्चन कर दी है। और कह रहे थे एज हमारे श्री चेयरमैन साहब जी कि जैसे जैसे चीजें इस वेंडर के साथ सेट होती जा रही है, तो ये उसको भी रिफंड करेंगे अगर क्वेश्चन सच में गलत है तो। चलो देखते हैं, वरना पहले तो 100 रुपए पर क्वेश्चन लेते थे, अब तो चलो उसको घटा के 50 कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग, गुड थिंग। तो हाँ, तो बेसिकली पैटर्न ये रहता है, 25 क्वेश्चन पर सेक्शन, टोटल 100 क्वेश्चन, +2 -0.5, +2 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -0.5 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो मैं ये इस 7 मंथ्स की स्ट्रेटेजी 7 मंथ्स को फेजेस में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 7 मंथ्स में, इसमें जो लास्ट के 1 मंथ रहेगा, जो लास्ट का 1 मंथ रहेगा, ठीक है, उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देने हैं। मॉक्स कितने? कम से कम दिन के 4 4 मॉक्स। ये मैं बहुत कम नंबर बता रहा हूँ, जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी हो जाती है ना, वो 1 घंटे में 2 मॉक करने का कैलिबर रखते हैं। मैंने देखे हैं कई बच्चे ऐसे जो 1 घंटे में 2 मॉक पूरे पूरे कर लेते हैं, पूरे पूरे सॉल्व। ठीक है, जब वो 2 ही मॉक कर लेते हैं, तो मैं तो यहाँ पे दिन में आपसे 4 करने की कह रहा हूँ, ये लास्ट के 1 मंथ में करना है, सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में। ठीक है, इसमें 5 मंथ्स आपको यूज करने हैं अपने 4 पिलर्स पर। 4 पिलर्स कौन से? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, और जो 1 महीना बचा है, 1 मंथ, वो आपको यूज करना है किसमें? रिफ्लेक्शन में। कि जो आपका मॉक्स में स्कोर आ रहा है और जो आपकी गलतियां हो रही है मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन में, उन पे आप रिफ्लेक्ट कर सको और उन टॉपिक्स को पढ़ सको। तो रिफ्लेक्शन प्लस रिवीजन। ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड से मैं शुरू करता हूं कि आपको मैथ्स, सबसे पहली मैं डिस्कस करूंगा कि मैथ्स कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में शुरू करते हैं। अब देखो, मैथ्स को 2 हेड में डिवाइड करा गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, अरिथमेटिक और एडवांस। ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक हैं, ये सारे एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो देखा गया लेटेस्ट ट्रेंड में, अगर 2025 को देखें, तो जो अरिथमेटिक की वेटेज है मैथ्स में, अरिथमेटिक से कम यू कैन से 18 से 19 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आप कह सकते हो कि 6 से 7 क्वेश्चन तक टोटल मिला के एडवांस में आ रहे हैं। इस पूरे पार्ट से 6 से 7 क्वेश्चन और इस पूरे पार्ट से 18 से 19 क्वेश्चन। 2025 में, वैसे तो 2024 तक जो डीआई होती थी, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें 4 क्वेश्चन आ रहे थे, पर अब 2025 में सिर्फ उसका 1 क्वेश्चन आया है पर सेट।
तो आप देख सकते हैं कि DI इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वरना यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो DI। बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा बैंकिंग की तरह नहीं आता, बहुत सिंपल होता है। तो DI का एक क्वेश्चन 2025 में आया है। तो जो आपके लिए सबसे ऑथेंटिक पार्ट है ना, ऑथेंटिक जो सोर्स है, वो 2025 का ही कंपाइलेशन है, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे शुरू भी करूंगा 2025 के सेट्स को सॉल्व करना शुरू भी करूंगा। तो जो सबसे ऑथेंटिक कंपाइलेशन है वो यही है 2025 का, जो आप कर सकते हो। क्योंकि नया वेंडर है तो उसको, आपने देखा इधर सिलेक्शन फेज में कितने बुरा हाल मचाया था इसने। तो उस चीज को मतलब जो आपके पास सबसे ऑथेंटिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सीपीयू सीएचएसएल और सीजीएल के, और जो सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस तब तक खोलेगा। तो उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वही आपका बेसिस ऑफ प्रिपरेशन होंगे, बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। अब मैं चैप्टर वाइज आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैं बुक रिसोर्स का जो नाम आपको पहले ही बता देता हूँ। जो रिसोर्स मैंने फॉलो करा था, एक आपको क्या करना है, बुक लेनी है जिसमें से आप प्रैक्टिस करना है, या पीडीएफ्स भी ले सकते हो अलग अलग कोचिंग की, मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। वरना आप जो भी मैं पीडीएफ्स, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं पीडीएफ्स डालूंगा। वो पीडीएफ्स करने हैं, वो क्वेश्चन मतलब मैं टारगेट्स दूंगा और आपको वो क्वेश्चन करने हैं, जो जो मैं टारगेट मतलब उसमें जो पीडीएफ्स डालूंगा वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराऊंगा जो जो चैप्टर, तो उसके आपको क्वेश्चंस उसी टॉपिक के, उसी स्पेसिफिक टाइप के आपको उसी टाइम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इससे आप कुछ भी मिस ना करें और टाइप वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाए, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, तो इस पे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैं शुरू बताना चाहूंगा आपको, लेस इज मोर, कि जितना आप स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मंत्र याद रखना कि जो जिसकी रैंक 1 भी आएगी ना, और उससे आप पूछ लोगे जस्ट पेपर देने से पहले कि भाई सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है या कितना सब कुछ कर लिया है, तो वो जिसकी रैंक 1 आई है ऑल इंडिया, वो भी ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस 100% कंप्लीट करना इज अ मिथ। आप जीके कैसे कंप्लीट कर सकते हो 100%? इवन मैथ्स में भी आपका कोई ना कोई पार्ट रह ही जाएगा। ज्योमेट्री इतनी वास्ट है, सब कुछ इतना वास्ट है। इवन जिसकी रैंक 1 आएगी ना, उससे भी अगर आप पूछोगे तो वो भी कहेगा यार एक ये वाला पढ़ लेता, ये वाला रिवाइज कर लेता तो ठीक रहता। देखो, एक कंपटीशन एग्जाम मिक्सचर होता है, प्रिपरेशन का, हार्डवर्क का, और बहुत कम लक का भी। कि आप मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रिपरेशन मतलब एक एक कंपटीशन में मान लो 100% होता है सब कुछ, कि 100% आपको करके जाना है। अगर आप 85% भी करा है ना, तो आपका प्री क्लियर होना पक्का है, सिलेक्शन पक्का है। बट उस 85% के अंदर भी आप मान लो 85% पढ़ के गए, अब 15% छोड़ के गए, आपकी शिफ्ट, अब लक कैसे काम आता है वो बता रहा हूँ, कि आपकी शिफ्ट में वो सब कुछ आ गया जो आप नहीं पढ़ के गए थे, ये हो गया एक बैड लक। और आपकी शिफ्ट में वही सब कुछ आया जो आप पढ़ के गए थे, इसे कहते हैं गुड लक। तो लकी भी वही होता है जो हार्डवर्क ज्यादा करेगा, हार्डवर्क ज्यादा करेगा, जो सब कुछ कवर कर लेगा, 85 का 90% तक कवर कर लेगा, फिर उसको डर नहीं रहेगा, वो और कॉन्फिडेंट होके जाएगा एग्जाम में। और हमारे पास अभी 7 महीने का टाइम है, तो उसमें एक बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो सकती है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की, जिससे आप प्री श्योर शॉट निकाल लोगे और रैंक भी ले आओगे, ठीक है। अगर आप जैसे मैंने कहा है आपको गाइड करा है वैसे चलते रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक पार्ट से। तो देखो, लेस इज मोर, ठीक है, याद रखना है मंत्र। देखो, अरिथमेटिक में मैं सबसे पहले आपको जिन चैप्टर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं वो है परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, मैं ये कह रहा हूं इन दोनों चैप्टर्स पे जिसने कमांड ले ली ना, वो पूरी अरिथमेटिक में खेल जाएगा। फिर उसके लिए क्या हो जाएगी अरिथमेटिक, एक पीस ऑफ केक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पीस ऑफ केक, ठीक है। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन में जिसने कमांड ले ली ना, वो पूरी अरिथमेटिक में खेल जाएगा। देखो, एसआईसीआई में परसेंटेज यूज होती है और रेशियो भी यूज होता है।
प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज भी होती है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है। मैं मतलब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर्स है अरिथमेटिक के, उनमें परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का यूज आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आप चाहे मेरी सीआई की बहुत अच्छी वीडियो डाली है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से करा है, उसमें देख लेना, आगे बताऊंगा उस वीडियो के बारे में। तो परसेंटेज में बेसिकली क्या होता है, देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है, फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 को 50% कहते हैं, ठीक है, 1/3 को 33.33% कहते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो 3:2 है, ठीक है, बॉय इज टू गर्ल का, तो उसमें कितनी बॉयज होंगी कितनी गर्ल्स होंगी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी 5 बच्चों को उठाते हैं तो उनमें से 3 बॉयज होंगे 2 गर्ल्स होंगे, टोटल रेशियो इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला रेशियो भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ, इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 10 को कहते हैं एमएफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 30 बॉयज हो गए 20 गर्ल्स हो गई, टोटल 50 बैठ रहा है, समझ आई। ये होता है थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ चैप्टर के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक कहते हैं ना, एक एग्जाम को उतना ही हेड स्पेस देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। एसएससी में कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते कि आप उसको मतलब कुछ भी कर रहे हो और वो बहुत इररिलेवेंट पढ़ रहे हो। मैंने वही बात की ना, लेस इज मोर। तो जितना आप स्पेसिफिक पढ़ोगे, जितना टू द पॉइंट पढ़ोगे, और जितना एसएससी को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ये नहीं कि कोई भी रैंडम पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन किन चीजों से मिलके होता है, प्रैक्टिस से मिलके होता है। प्रैक्टिस उन उसकी उन क्वेश्चंस की करने से जो रेलिवेंट हो, और रेलिवेंट कौन बताएगा कि है या नहीं है, टीचर बताएंगे आपको, या जो आपके गाइड, जो आपके मेंटर्स हैं। जैसे मैं अपने चैनल पे मैं बताऊंगा कि क्या रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मटेरियल की पूरा ओशन है, उस मटेरियल में से आपको छाट छाट के चीजें करनी है, ठीक है। और वो छटाई कैसे होती है, एक्सपीरियंस से होती है, ठीक है। मैंने जितने भी प्री क्लियर करे हैं उसमें मैंने यही एक मतलब मैं भी जब फर्स्ट प्री दिया था तो मैंने भी बहुत टेंशन ली थी कि कैसे होगा क्या होगा। और मेरा जो फर्स्ट प्री था उसमें मेरे 130 आए थे, 130 मार्क्स, जब मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था। तो उस टाइम कट ऑफ कम गई थी, तो इस वजह से मेरा हो गया था। तो बेसिकली मैं आपको यही कहता हूँ कि जितनी बार एक इंसान ने एक एग्जाम को दिया, उतना ही वो एक्सपीरियंस, हर अटेम्प्ट के साथ आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज बेस इंक्रीज होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ड्यूरिंग द सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन आपको एक सूखा स्पॉन्ज बनना पड़ेगा, और आप पे जो भी इंफॉर्मेशन का पानी फेंका जा रहा है वो आपको बिल्कुल एकदम से एब्जॉर्ब कर लेना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना है, कंपटीशन के साथ साथ जो एसएससी रिमोट एक्सेस और नेगेटिव चीजें हैं, उन सबको भी आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट ही ऐसी हो तो क्या ही किया जा सकता है। चलो, परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन मैंने बता दिया। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ठीक है। इसके लिए अगेन परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका तो एक बहुत बेसिक वेब चार्ट बना लेता हूँ, काफी हद तक तो अभी चैप्टर समझ आ जाएगा। देखो, सीपी कॉस्ट प्राइस पर जब प्रॉफिट प्लस करते हैं या लॉस माइनस करते हैं तो एसपी पे पहुंचते हैं, ठीक है। एमपी मार्क्ड प्राइस, एसपी पे पहुंचते हैं जब माइनस डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। और सीपी से एमपी पे कैसे पहुंचते हैं, जब मार्कअप करते हैं, ठीक है। और एक चीज लास्ट, सीपी और एमपी का जो रेशो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 70% चैप्टर तो यहीं कवर हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगा वो है आपका एसआई और सीआई, ठीक है। एसआई सीआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको सबको पता ही है, PRT अपॉन 100। ठीक है, ये एक ही मंत्र से SI सॉल्व हो जाता है। एक साल पे एक अमाउंट पे मिले हुए ब्याज को ही हम रेट परसेंट कहते हैं। ठीक है, इस मंत्र से आपका सारा जो चीज है वो पूरी हो जाएंगी। बाकी रेट परसेंट को अगर आप R परसेंट के टर्म्स में लिखो तो PR परसेंट T बन जाएगा, ये 100 चला जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट रेट है 10% और 2 सालों के लिए, तो सीधा 20%, प्रिंसिपल का 20% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ब्रीफ वे में बताया है। इसका जो इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट, वो टफ होता है, इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट SI का। ठीक है, CI के अंदर मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने 5 मेथड्स बता रखे हैं। एक ही वीडियो में 5 मेथड्स बता रखे हैं CI कैलकुलेट करने के, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, उसको देख लेना, 2 बार देख लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको CI में कोई दिक्कत नहीं आएगी, CI निकालने में। इसकी इंस्टॉलमेंट ईजी होती है, पर नॉर्मल क्वेश्चंस थोड़े SI से टफ होते हैं। ठीक है, CI SI इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत इसके CI के मैंने 4-5 मेथड्स बताए हैं, ट्री मेथड, रेशो मेथड, गोल्डन रेशो मेथड, और नॉर्मल जो आपका एक ट्री ये ब्रांचिंग वाला मेथड होता है वो बताया है, और नॉर्मल सक्सेसिव लगा के जो रेट परसेंट निकाल के फिर CI निकालते हैं वो बताया है। तो 5 मेथड्स बताए हैं मैंने, 5 मेथड्स, तो आप जरूर देखना उस वीडियो को प्लीज। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा कि उस वाली वीडियो का लिंक डाल दूं। ठीक है, और मैंने परसेंटेज की भी वीडियोस डाल रखी हैं जो बेसिक से आपको समझाती है, और ट्रिगो की भी वीडियो डाल रखी है जो बिल्कुल बिगिनियर है उस तक को समझ आएगा। ट्रिगो की जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स वाली वीडियो डाल रखी है मैंने, उसमें जरूर देखना। आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड, साइन का जो सब कुछ बिल्कुल बेसिक से बताया है। अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसमें बेसिकली कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं वो जो LCM मेथड से करने होते हैं कि A किसी काम को X डेज में कर रहा है, B किसी काम को Y डेज में कर रहा है, तो टोटल वो कितने काम को, हाँ, उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। एक होते हैं MDH क्वेश्चंस, जिसमें मैन डेज आवर्स वर्क दे रखे होते हैं और आपको निकालना होता है कि कितने मैन कितने दिनों में खाएंगे या करेंगे या किसी काम को, MDH। और एक होते हैं जिनमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेशन टाइप वाले। ठीक है, कि वो भी इसी के अंदर आते हैं, वो इसी का सब पार्ट है MDH के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है बेसिकली, सबसे बेसिक, कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, मान लो A B C, वो कुछ कैपिटल, मान लो C1 C2 कैपिटल्स इन्वेस्ट करते हैं, मान लो फॉर X मंथ, Y मंथ, Z मंथ, तो उनके प्रॉफिट का रेशो दे रखा होता है आपको, तो आपको बताना होता है कि उनकी कैपिटल कितना है। कुछ भी देके कुछ भी पूछ लेता है। तो बेसिकली इस बार जो बहुत अच्छा वेरिएशन देखने को मिला है इस बार, जो शीप गोट वाले क्वेश्चंस आए हैं, हॉर्सेस, शीप्स, गोट्स, काउ वाले जो क्वेश्चन आए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, वो इसकी बहुत अच्छा वेरिएशन डाला है इस बार SSC वाले ने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको जरूर कर लेना। मैं ऐसे क्वेश्चंस एक बार शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू डाल दूंगा, 3-4 क्वेश्चंस, वरना सेट तो कराऊंगा, उसमें आप देख लेना। हॉर्सेस, काउज और शीप गोट वाले सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी पार्टनरशिप अच्छा होता है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते बेसिकली जब रेशो बनाने पे आती है। और देखो रेशो दोबारा आया ना पार्टनरशिप के अंदर, तो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि रेशो और प्रोपोर्शन जिसको आ गया उसके लिए फिर तो केक वॉक है सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर, बेसिकली जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, और वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों तरफ आना चाहिए आपको, 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक तो ये आना चाहिए आपको, और क्या आना चाहिए, ये चीजें काफी है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए,
और जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो ये तो बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, ये मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू कराऊंगा एक बार, एक एक या दो क्लासेस में, 2-2 घंटे की टाइम एंड डिस्टेंस कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क अब आता है एवरेज। एवरेज जो है, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, एवरेज, मिक्सचर और एलिगेशन में क्या होता है कि बेसिकली एवरेज तो आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मिक्सचर एलिगेशन में आपने वो क्वेश्चन सुने होंगे ना कि एक वेसल है, उसके अंदर मिल्क वाटर का रेशो इतना है, दूसरा वेसल है, मिल्क रेशो का रेशो इतना है, तो एक उसको मिला दिया एक पर्टिकुलर रेशो में, तो फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का कितना वो होगा। तो ये वाले सारे मिक्सचर एलिगेशन में आते हैं। फिर बेसिकली रेशो वाले आते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। और एक और बात बताऊंगा कि हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर का क्वेश्चन है तो वो उसी चैप्टर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कई ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशो बताना होता है तो सीधा मिक्सचर एलिगेशन से आता है। और देखो बात घुमा फिरा के किसी ना किसी तरह रेशो या परसेंटेज पे आ ही रही है हर चैप्टर की। तो मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ, रेशो और परसेंटेज और प्रोपोर्शन में जो खेल गया उसके लिए अरिथमेटिक की एक वॉक है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में तो आप सबको पता ही है रूल जो यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन में जो रूल यूज होता है वो क्या होता है, बॉड मास, सबको पता है, बहुत इजी है। पर इसके भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे हिल जाते हैं। और ऊपर बार वाले, इसमें बार वाले भी आते हैं एसएससी के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, मतलब या तो आप मॉक्स के थ्रू देके इसको डेवलप कर लेना। ठीक है, वरना और रीजनिंग में भी आता है सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। तो दो क्वेश्चंस पूरे एक सेट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने के मिलेंगे मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस जो, और फ्री के नंबर होते हैं, मतलब 6 मार्क्स। तो आप सोच सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और कौन सा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, एसआईसीआई हो गया। हाँ, तो अरिथमेटिक में तो मोटे मोटे हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा एडवांस मैथ्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, एडवांस के अंदर जो आपके मतलब एडवांस के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसका सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता है कि ज्योमेट्री में क्या होता है, जो आपका जो मेजर चंक होता है, ठीक है, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्राइंगल से आएंगे। ठीक है, बाकी 20% जो होंगे वो सर्कल से आएंगे, और बाकी 20% क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वाड्रिलेटरल से आएंगे। क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एंगल वाला है। एंगल जो सम होते हैं ना इंटीरियर एक्सटीरियर का जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और वरना नंबर ऑफ डायगनल्स। ठीक है, नंबर ऑफ डायगनल्स। ठीक है, नंबर ऑफ डायगनल्स से आएंगे, और सर्कल और ट्रायंगल की तो थ्योरम्स से आएंगे, थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स, थ्योरम्स। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसे कहते हैं ना ब्लैक हॉर्स, कि आइदर इट कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर। क्योंकि 2025 में तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, पर 2024 और उससे पहले इसके डिविजिबिलिटी रूल के बहुत क्वेश्चन आते थे। डिविजिबिलिटी रूल के, जिसमें फॉर एग्जांपल एक नंबर दे देंगे आपको 1 2 3 4 ए 5 सी, ऐसे 7 करके एक नंबर दे देंगे, आपको पूछेंगे कि ए और सी की वैल्यू क्या है, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है, ऐसे दे देंगे। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते थे। या फिर इन पे ऑपरेशन दे देते थे कि ये 8 से डिविजिबल है नंबर, तो ए इंटू सी की वैल्यू बता दो, ए और सी की कितनी वैल्यू हो सकती है, इवन होगा ऑड होगा।
ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन, एक होंगे नंबर ऑफ जीरोस, कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। एक होंगे यूनिट्स डिजिट, वो तो चलो पुराना हो गया, यूनिट डिजिट बता दो एक नंबर की एक्सपेंशन में, और टेंस डिजिट बता दो, ठीक है। और एक लास्ट होगा कन्वर्जन, उसका रैशनल नंबर्स को जैसे कन्वर्ट करते हैं ना, नाइन मतलब 9 और जीरोस नीचे लगा के कन्वर्जन, उस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आया तो वही बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम ब्लैक हॉर्स है, अगर आया तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, और नहीं आया तो एक भी नहीं बनेगा, और इनको कवर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं नंबर सिस्टम के, ठीक है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से कई बार, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे सबसे फेवरेट जो है वो x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की फॉर्म, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की फॉर्म, एक्स फाइव प्लस वन बाई एक्स फाइव, और एक्स सेवन प्लस वन बाई एक्स सेवन की फॉर्म, ठीक है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी वाली आइडेंटिटी, हॉट फेवरेट। और और तो फिर एलजेब्रा के अंदर, और मतलब मेन बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं, सबसे जो मेजर क्वेश्चंस है ना वो यही है, ठीक है। इसके अलावा तो अगर कुछ नया हटके पूछ ले, अनकन्वेंशनल पूछ ले, नया वेंडर है तो नहीं कह सकता, बट 2025 में जो भी एलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हैं वो यही आए हैं। तो आप आराम से ये वाले टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उनको आप फॉलो करके देख सकते हो अच्छी तरह। बाकी हम करेंगे तो पूरा ही एलजेब्रा कवर तो पूरा ही करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर एक और ए क्यू प्लस बी क्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना आइडेंटिटी, वो भी अच्छे चल रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले। तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक चीज बता दी। अब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, 2D। 2D में तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चंस एरिया पे बेस्ड, ठीक है, एरिया और डायगोनल पे बेस्ड, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है 2D शेप्स की, 2D शेप्स कौन कौन सी होती है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मतलब जिसमें भी हाइट नहीं होती वो सारी 2D शेप्स होती हैं, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज और इनके जो एरिया फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब कुछ इसमें मेंसुरेशन 2D में पूछ लेता है, ठीक है। मेंसुरेशन 3D में इसमें क्वेश्चंस इस बार आए हैं कटिंग के, कटिंग, और आपका फ्रस्टम, फ्रस्टम पूछ लेता है, फ्रस्टम इस बार आई है, आया है। और क्या कहते हैं, फ्रस्टम कटिंग पूछ लेता है, और वॉल्यूम पे पूछ लेता है, क्योंकि वही 2D और 3D को अलग करती है ना, तो वॉल्यूम। इसके अंदर जो जो शेप्स कवर होती हैं वो होती हैं स्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, और कौन सा रह गया, प्रिज्म, पिरामिड। बेसिकली हर शेप या तो प्रिज्म होती है या पिरामिड होती है, जो शेप ऊपर तक रिपीट कर रही है साइड तक उसे हम प्रिज्म कहते हैं, वरना पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3D। और इसके अलावा और कौन सा रह गया, हाँ ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री से पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने को तो बहुत अच्छे लेवल के भी बन जाते हैं, पर हमें बेसिक क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, पर हम करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी जिसमें स्पीड भी निकालनी होती है। बट बेसिकली आपको ट्राइंगल के एरिया रेशो पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है, मान लो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया रेशो जाएगा वो हो जाएगा 1 और √2, ठीक है, 1 और √2। तो कुछ भी दे देगा, मान लो कह देगा कि एक शिप है, वो टावर लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ए बी लाइट हाउस हो गया, और सी पॉइंट पे शिप है, तो वो 50 मीटर डिस्टेंस पे है, तो टावर की हाइट क्या, तो 1 की वैल्यू 50 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 50 होगी, तो टावर की हाइट 50 हो गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पे बताता हूँ, नेक्स्ट है तो हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, उसमें देख लेते हैं क्या क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कलर चेंज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। फिर एंगल कन्वर्जन, मेरी शिफ्ट में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। एंगल कन्वर्जन मतलब सिंपल होता है 180 डिग्रीज इंटू पाई रेडियंस, पर ये है ना कि ये छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं अपने कोर्सेज में, तो और कोई करके भी नहीं आ पाता, इसको कन्वर्ट करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में, जिसमें आपको रेडियंस में दे रखा था एक दूसरे सर्कल का सेक्टर का एंगल, और मतलब कन्वर्ट करके आपको आंसर बताना था, ज्यादा डिस्कस तो कर नहीं सकते, और ऐसे से जुर्माना लगा देगा। मैक्सिमम मिनिमल एंगल कन्वर्जन टेबल से और आइडेंटिटी से, ठीक है, आइडेंटिटी से। कुछ क्वेश्चंस में इनवर्स ट्रिगो का भी यूज होता है, वो भी देखेंगे, आए थे इस बार क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो मैथ्स में आती है। अब नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं रीजनिंग में। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो वो नीचे कमेंट जरूर कर सकता है, ठीक है। अब मैथ्स में तो शायद हमारा और कुछ नहीं रह गया। अब मैथ्स में करना कैसे है ये देख लो। मैथ्स में करना कैसे है, पहले देखो। अरिथमेटिक में सबसे पहले परसेंटेज और रेशो शुरू करना है, ठीक है। राशन लिख दिया मैंने, सॉरी, रेशो शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर करना है वो करना है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। उसके बाद SICI, ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, फिर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और एंड में एवरेज, मिक्सचर, और जो भी बचे हैं सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। मैथ्स में एडवांस में सबसे पहले क्या करना है, ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर अलजेब्रा, और फिर ट्रिगो, प्लस साथ ही में यहीं पे एंगल रेशो और ट्रायंगल रेशो जल्दी से करके लर्न, हाइट्स एंड डिस्टेंस, और एंड में नंबर सिस्टम, ठीक है। एक कोई भी आप बुक सेलेक्ट कर सकते हो, वरना मैं PDF तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो PDFs को कम से कम सॉल्व करना है 3 बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स, और फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, सेक्शनल मॉक्स मैथ्स के, ठीक है। PDF 3 टाइम्स प्लस सेक्शनल मॉक्स मैथ्स के, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो देखो, रीजनिंग आपकी 2 हेड्स में डिवाइडेड है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल के जो जो टॉपिक्स है, सिलोजिज्म, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, क्यूबॉइड एनालॉजी, नंबर प्लस अल्फाबेट सीरीज, मैचिंग द डेटा, कैलेंडर,
और आपका क्लॉक, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, कोडेड ब्लड रिलेशन, सिंप्लीफिकेशन। नॉन वर्बल में आपके सारे जो वर्बल में कवर नहीं होते, जो डायग्राम वाले होते हैं, वो आते हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, इमेज सीरीज, कंप्लीट द फिगर, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर सीरीज, एनालॉजी, काउंटिंग द फिगर्स, ये सारे आपके नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, पर इस बार जो आपने देखा होगा कि सिलेक्शन फेज में जो क्वेश्चंस थे वो रीजनिंग के कैसे गलत हुए थे, कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे उनके डायग्राम ही नहीं दिए थे, कुछ के डायग्राम दिए थे तो वो बिल्कुल गलत थे। तो बेसिकली एसएससी ने फिर सीजीएल में रिफ्रेन करा डायग्राम वाले क्वेश्चन देने से। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मत सोच लेना कि आपके भी डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। चेयरमैन ने कहा था कि अभी चीजें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं, सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, तो हम इसको ये मत सोच लेना कि नॉन वर्बल को हम स्किप कर सकते हैं, कभी नहीं। ये फ्री के नंबर होते हैं, बहुत इजी होता है, और मैं ये नहीं कह रहा इनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस आपको सेक्शनल मॉक्स के थ्रू करनी है, 2024 से पहले वाले। 2024 और 24 से पहले वाले सेक्शनल मॉक्स के अंदर ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वहां से इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वर्बल के अंदर बताता हूँ मैं नेक्स्ट उससे। तो देखो, नॉन वर्बल के अंदर पहले नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो होते हैं फ्री मार्क्स। ठीक है, अब इसके आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको सेक्शनल्स देने हैं, सेक्शनल मार्क्स देने हैं। ठीक है, सेक्शनल मार्क्स रीजनिंग के, और वहां पर आपको जो 2024 से पहले वाले हैं, 2025 से पहले वाले हैं, ठीक है, 24, 23, 22, इन सब के सेक्शनल मार्क्स दे लेना, 25 क्वेश्चंस के होते हैं। वहां से आपको नॉन वर्बल रीजनिंग सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को अलग से करना है तो वो रीजनिंग की कोई भी पीवाईक्यू बुक मंगा सकता है, वरना मेरे को बता देना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो डलवा दूंगा, पीडीएफ डलवा दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग की बहुत इजी होते हैं, मेंस में भी आते हैं। ये नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। ठीक है, और फ्री के नंबर होते हैं, तो आप ये वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना। अब वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको सीरी अच्छी से याद होनी चाहिए क्या, एक तो स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स कम से कम 60 तक के, क्यूब्स कम से कम 25 तक के। ठीक है, फिर और क्या याद होना चाहिए आपको, अल्फाबेट, अल्फाबेट पूरा याद होना चाहिए, उनकी नंबरिंग, अल्फाबेट की नंबरिंग, और ऑपोजिट, ऑपोजिट निकालना। ऑपोजिट कैसे निकालते हैं, जैसे ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई। ठीक है ना, ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, ऐसे। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसकी अपने वीडियोस में, आप देख लेना उसमें, यूट्यूब पर ही। और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो ये अल्फाबेट प्लस क्यूबॉइड है, ये आपस में सारा आपको सम करके उसमें हेल्प करते हैं। सीरीज, जो सीरीज टॉपिक होता है ना, सीरीज, इसमें मिक्स सीरीज भी आती है, या तो सिर्फ नंबर वाली आएगी, ठीक है, नंबर्स, या तो अल्फाबेट वाली आएगी, या मिक्स्ड भी आ सकती है। इस बार देखने को मिली थी अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, वो यहाँ से आप कर लेना। मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और इनके पीछे जो एक मतलब पूरा एक थॉट प्रोसेस कैसे करता है, दिमाग काम कैसे करता है, वो भी सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म, इसके दो मेथड्स होते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, और 150 मेथड। तो देख लेना, मैं दोनों मेथड बताऊंगा अपने चैनल पे, आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। फिर कैलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी। ये कैलेंडर के क्वेश्चन वैसे तो देखने को नहीं मिले, अगर आते भी तो इजी आते हैं, पर अगर कोई से क्वेश्चन बनाना चाहे तो फिर वो टिपिकल पेपर में आ जाएगा जिसमें कैलेंडर का अच्छा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर सेम गोज फॉर क्लॉक। फिर क्यूब्स और क्यूबॉइड की कटिंग। ठीक है,
क्यूब्स और क्यूबॉइड की कटिंग की, एक क्यूब और क्यूबॉइड या फिर उनके फेसेस को पेंट कर दिया तो कितने क्यूब्स के 3 फेसेस पेंट होंगे, कितनों के 2 होंगे, कितने को एक भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। फिर रैंकिंग टेस्ट भी आ जाता है। रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है? रैंकिंग टेस्ट फॉर एग्जांपल एक क्यू है, लाइन है, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन है स्टूडेंट्स की, यहाँ से इसकी रैंक राइट से एक्स रैंक है, ठीक है, इसकी यहाँ से वाई रैंक है, तो इसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं कि इसने अपनी प्लेसेस चेंज कर लिया, आगे हो गया, पीछे हो गया, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे रैंकिंग टेस्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट चीज होती है वर्बल के अंदर, वो होती है ब्लड रिलेशंस। अब इसके 3-4 क्वेश्चंस, इस बार ब्लड रिलेशंस के हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं, किसी में 3 भी थे पर 2 तो आए हैं। ये 2 तरीके से पूछी जा सकती है। एक तो कोडेड, जैसे फॉर एग्जांपल कह देंगे P प्लस Q का मतलब है कि P Q का ब्रदर है, तो फिर आपको दे देंगे, आपको मतलब ये कोडेड वाली हो गई। और एक होती है नॉर्मल सेंटेंस बेस्ड। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस वाली ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन, फिर नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। और स्टेटमेंट एजम्पशन वाले जो होंगे वो वैसे तो मेंस में देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट एजम्पशन और कंक्लूजन वाले, जो भी स्टेटमेंट एजम्पशन और कंक्लूजन वाले जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो मेंस में देखने को मिलेंगे वैसे तो, पर इस बार के प्री में आए हैं, बहुत छोटे आए हैं पर आए हैं। तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि टाइम जाता है पढ़ने में, वैसे प्री के लेवल पे इजी रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। फिर आपका आ गया स्टेटमेंट एजम्पशन, कंक्लूजन, सिंप्लीफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, और क्या रह गया आपका? रैंकिंग टेस्ट भी हो गया। हाँ, रीजनिंग के यही क्वेश्चंस होते हैं। डाइस, डाइस भी आ जाता है। 2024 तक तो बहुत आता था डाइस, कि एक क्यूबिकल डाइस है उसके ऑपोजिट क्या होगा, और या फिर ओपन डाइस, इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है ओपन डाइस, एक होता है क्लोज डाइस। ओपन, क्लोज। ठीक है। तो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होता है, मतलब एक क्लास की बात है, उसमें सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली डाइस का ये सिंपल सा फंडा होता है कि जो 2 फेसेस ऑपोजिट हैं वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते, और जो 2 फेसेस एडजेसेंट है वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो ये इसमें सब कुछ कवर हो जाता है डाइस में। ठीक है। और तो क्या रह गया? रैंकिंग भी बता दिया, सिंप्लीफिकेशन, स्टेटमेंट एजम्पशन, सिंप्लीफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडेड, और वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्लॉक कैलेंडर। हाँ, एक थोड़े मिसलेनियस में मैं पुट करूंगा उन क्वेश्चंस को जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? वर्ड मीनिंग वाले, फॉर्म करने वाले, जो होते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। और डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी रैंकिंग, डिक्शनरी रैंकिंग। ठीक है। और एक एनालॉजी, एनालॉजी। ये एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जीएस भी मिक्स होती है। जैसे कि वो कह देंगे कि टोक्यो जापान की कैपिटल है, तो इंडिया गोज टू क्या, तो इसे कहते हैं जीके एनालॉजी। रिवर्स पे आ जाते हैं, करेंसीज पे आ जाते हैं, एसआई यूनिट्स पे आ जाते हैं एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं। डिक्शनरी रैंकिंग में क्या होता है कि 4-5 वर्ड्स दे देंगे तो पूछ लेंगे कि फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा डिक्शनरी में, सेकंड थर्ड कौन सा होगा, या फिर रैंकिंग पूछ लेंगे कि डिक्शनरी में इनकी रैंकिंग क्या होगी। वर्ड फॉर्मेशन में आपको कोई बड़ा सा वर्ड दे देंगे और कह देंगे कि इसके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ लेटर्स को अगर निकाल ले तो इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो ये मिसलेनियस के अंदर आ जाते हैं, मतलब इसमें रीजनिंग क्या यूज हो रही है, वर्ड फॉर्मेशन में तो आपकी इंग्लिश टेस्ट हो रही है, एनालॉजी में तो आपकी जीके टेस्ट हो रही है। तो बेसिकली ये होते हैं, पर अब क्या करें, वो रीजनिंग सेक्शन में पुट कर लेते हैं। अब जैसे 2024 में एक क्वेश्चन क्रिम, मेरा वो सब कह रहे थे कि पहले सही होगा सही होगा, बट वो एंड में गलत हो गया। एंड एसएससी किसी की क्या माने, अब क्या ही एसएससी जाने, तो इसलिए मैं इसको मिसलेनियस में पुट कर रहा हूँ। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके सबसे जिसे कहते हैं ना, सबसे बच्चों का एक डर वाला जो वो होता है, सबसे अनसर्टेन सेक्शन हो गया जीके। इसको बेसिकली 3 हेड्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले साइंस। साइंस के अंदर जो आपके सोर्सेज रहेंगे, साइंस के अंदर जो आपके सोर्सेज रहेंगे वो रहेंगे आपका 8th to 10th।
एनसीईआरटी, ठीक है। 8 to 10th नहीं, 8th नहीं 7th कर लो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के है ना, 7th से सही रहेगा। 7th एनसीईआरटी, और जो बिल्कुल ही मतलब जिनका बेस बिल्कुल ही नहीं है साइंस में, तो वो अपनी 6th से शुरू कर लेना, ठीक है, वरना 7th से इनफ है। तो इसके अंदर तीन हेड्स के अंदर आपको पढ़ना है, एक बायो, ठीक है, एक केमिस्ट्री, और तीसरा फिजिक्स, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर जो मेन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो सेल, एक तो, एक क्लासिफिकेशन, वो होता है ना आर्थ्रोपोडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, जिसके अंदर एनिमल किंगडम और वो प्लांट क्लासिफिकेशन, वो, ठीक है। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। और बायो के अंदर क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गन सिस्टम, सेल क्लासिफिकेशन हो गया, और क्या बायो के अंदर जो मेन है, फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग, इंजाइम्स के नाम, ठीक है, फंक्शनिंग, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आपको लॉज, बेसिक न्यूमेरिकल्स और बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला, एसआई यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट्स, और मूवमेंट्स, जैसे पेंडुलम की मूवमेंट, ऑसिलेशन वगैरह, ये सब कुछ, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और ये सब कुछ जो मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक फिजिक्स है, जो 10th लेवल तक की आती है, वो आपको पढ़नी है, वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जो केमिस्ट्री के अंदर मेन चैप्टर्स हैं, वो सबसे पहला तो आपका है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को, ठीक है। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, और जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उसमें पढ़ना है। फिर आपका जो वो वाला उसके अंदर ही कवर्ड है वैसे, जिप्सम वगैरह जो आते थे आपके, जिप्सम हो गया, और इन सब के फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो इतना ही काफी है, ठीक है। और इसके बाद जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हम थोड़ा स्टैटिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टैटिक ना काफी सालों से काफी डायनामिक होती जा रही है स्टैटिक, तो बेसिकली इसमें आप हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न, ठीक है, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। मैं कोशिश करूंगा कि जीएसपी पढ़ाना शुरू करूं अपने चैनल पे, ठीक है। तो एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न में, मॉडर्न के अंदर तो सबसे पहले जो आपका गांधी एरा, ठीक है, वो सब। मिडीवियल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है स्लेव डायनेस्टी और मुगल, स्लेव डायनेस्टी प्लस मुगल, ठीक है। और एंशंट के अंदर जो आते हैं ना आपके, एंशंट थोड़ा बड़ा है, तो एंशंट के अंदर जो आपको पढ़ना है वो पीलियोलिथिक एज, लिथिक, मीजो, नियो, चाल्कोलिथिक, फिर आपको पढ़ना है इंदस वैली, ठीक है। फिर मौर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्य, मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। और प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस जो होती थी, आइडल वर्शिप कब होता था, प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। और लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर एक इसके अंदर रिवोल्ट वाली, जो रिवोल्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे रिवोल्ट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो पढ़ने हैं मॉडर्न के अंदर, ठीक है। और इस मिडीवल के अंदर सेंट्स, सेंट्स के बारे में, भक्ति सूफी सेंट्स जो थे, वो पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी हिस्ट्री के अंदर वो भी आ जाता है आपका आर्ट एंड कल्चर, तो टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, वो सब कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है।
अब देखते हैं और क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर, हाँ, तो अब पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड किस पर? आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर्स, प्रोसेसेस। प्रोसेस कैसे? जैसे इम्पीचमेंट ऑफ, जो आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ किसी सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके करंट में चल रहा है ना, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस, वो टिप्स पे होने चाहिए। बेसिकली ये चीज मैंने नोटिस करी है कि जो करंट में चीजें चल रही है ना, उनसे रिलेटेड वो बहुत आ जाते हैं जीके के, मतलब क्वेश्चन, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो इसके साथ साथ ना, आप 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़ना पॉलिटी के लिए। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, वो बहुत यूजफुल भी रहेगी, ठीक है। और ज्योग्राफी में वेजिटेशन, क्लाइमेट रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वेदर सिस्टम, वेदर सिस्टम, और आपका डिजास्टर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इकोनॉमी में बजट एलोकेशन, बजट एलोकेशन, आपका एलपीजी रिफॉर्म्स, आपका बैंकिंग रिफॉर्म्स। बैंकिंग रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में है, गवर्नमेंट बैंक्स को टॉप 20 में लाना चाह रहे हैं, तो पक्का इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको स्टार मार्क कर लो। पक्का बैंकिंग रिफॉर्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 26 के प्री में। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स, और बैंकिंग रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, बजट एलोकेशन, और बैंकिंग से रिलेटेड जो वो होते हैं ना वर्ड्स, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, रेपो, ये सब कुछ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम लिख लो यहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, बस ये इकोनॉमी के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस, तो ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए? तो ये आपको कवर करने हैं मैगजीन से, मंथली मैगजीन कंपाइलेशन से, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मिसलेनियस के अंदर क्या क्या आता है? अवार्ड्स, बुक्स, ठीक है, और स्पोर्ट्स, फिल्म्स, एक्टर्स, और फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है। तो ये सारा कवर करना है आपको मिसलेनियस के अंदर। ये मिसलेनियस में इसलिए पुट करे हैं, कभी कभार 2022-23 के जो इंपॉर्टेंट थे, अब देखो 2015 में एक मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करा था, तो वो उस पे तक क्वेश्चन आते हैं आज तक के, इवन तक 2024 तक के प्री में। तो यू नेवर नो कि एसएससी क्या पूछ ले, इसलिए मैंने उसको मिसलेनियस में पुट करा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश। इंग्लिश के हमारे पास 4 हेड्स हैं, ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले वोकैबलरी। वोकैबलरी के अंदर क्या क्या आएगा? वोकैब के अंदर एंटो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, ठीक है। इसका एक रामबाण बता देता हूँ। 2 चीजें करनी है बस, क्या? CGL
इंग्लिश इस बार बहुत टफ आई है, सबको पता है। CGL, CHSL, MTS और CPO में 2025 की पूरी पूरी कंपाइलेशन वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस वर्ड पावर मेडिजी की एक बुक आती है, ये कर लेना, इससे ऊपर कुछ भी नीड नहीं है। वर्ड पावर इजी बुक, बस। इंग्लिश इस बार बिल्कुल अनसीन आ रही है, मानो मेरी बात, बिल्कुल अनसीन आ रही है, तो किसी को नहीं पता कुछ कि कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आपको बस ये 2 चीजें करनी है और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर आपको एक बुक आती है रेनन मार्टिन, स्कूल में पढ़ते थे, बहुत अच्छी बुक है। उसमें सारे आपको अच्छी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ अच्छी तरह करना है। रेनन मार्टिन में सारे जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब कुछ है उस बुक के अंदर, तो उस बुक को कर लेना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक को कर लेना, इनफ है ग्रामर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। अब देखो, प्री में या तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा, बट मेंस में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और मिनिमम मेंस में उसके 15 क्वेश्चंस होंगे। तो आपने सुना होगा कई बच्चों से कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा टफ आया है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, या तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप कर लो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर रीडिंग, और वो अगर नहीं कर सकते तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लो, उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स काम आएगी। कॉम्प्रिहेंशन में अल्टीमेटली रीडिंग स्किल्स ही तो चेक हो रहा है आपका। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसमें पहले क्वेश्चंस को रीड करो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस रीड करो, फिर अपना जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन है उसे रीड करो, मतलब क्वेश्चंस के बाद कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और फिर एंड में उसे सॉल्व करना है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है। और वरना क्लोज टेस्ट आएगा प्री में। मेरी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया था, नहीं मेरी शिफ्ट में सॉरी कॉम्प्रिहेंशन आया था, क्लोज टेस्ट। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भी ग्रामर आपकी यूज होती है, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, ठीक है, क्लोज टेस्ट के अंदर। और ये मेंस में क्लोज टेस्ट वैसे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में मिलेगा, सिर्फ एक ब्लैंक गिवन होगा, वो भरना होगा। मेरे को आज तक याद है 2024 के मेंस में मेरा इंग्लिश में सिर्फ वही क्वेश्चन गलत था, जिसका आंसर हैंकरिंग था। 18 वाली शिफ्ट में मेरे 131 आउट ऑफ 135 थे इंग्लिश में, सिर्फ वही मेरा क्वेश्चन गलत था इंग्लिश में, और सब कुछ सही था। चलो